डॉक्टर साहब, बच्चों की ग्रोथ के लिए यानी हड्डियों की मजबूती के लिए उनकी कौन सी चीज़ें खुराक का हिस्सा होनी लाजमी चाहिए, और किस उम्र में जो है ना क्या क्या खुराक लेनी चाहिए, ताकि जैसे देखिए बचपन में भी हड्डियों का मसला होता है, फिर जवानी में भी है, और बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा अलग अलग से बता देंगे डाइट के लिहाज उसमें से। जी मैं समझता हूँ ये एक मल्टी फैक्टोरियल इसमें चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपनी गर्दन की हिफाजत ऐसे करें जैसे गाड़ी के स्टीयरिंग की हिफाजत करते हैं कि आपने गाड़ी को कहीं लगने से बचाना है तो आप गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा रखते हैं। तो ये जो मेरी गर्दन है मुझे इसको सीधा रखना है। अब मैं आपसे बात करूँगा तो मुझे ऐसे मुड़ के बात करनी चाहिए, रादर गर्दन मोड़ के बात करनी चाहिए। तो अपनी गर्दन को सीधा रखें, जिस हद तक मुमकिन है उसको सीधा रखें। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिलाएं मत गर्दन को, आप हिलाएं जिस तरह मर्जी हिलाएं, जहाँ तक हिलती है वहाँ तक हिलाएं, लेकिन उसको मुसलसल टेढ़ा रख के कोई भी काम ना करें। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये पहचान जाएं कि ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए कि गर्दन कितनी मूव करनी है। मैंने जैसे कहा कि हमारी बॉडी सुपर ऑटोमेटेड मशीन है, इससे ज़बरदस्त ऑटोमेटेड मशीन अवेलेबल ही नहीं है, कोई नहीं, हो ही नहीं सकती। ये ऑटोमेटेड मशीन जब आपको कोई वार्निंग साइन देती है तो उसको रिस्पेक्ट दें। वो वार्निंग साइन क्या होगा? फटीग का, फटीग हो जाना। जैसे आप कोई काम करते हो, आप कहते हैं यार गर्दन बड़ी थक गई है। हाँ जी, ये नेचुरल हाँ, अक्सर होता तो है। इसका मतलब ये था कि जिस अंदाज से आप काम कर रहे थे वो ठीक नहीं था। ठीक है, वो फटीग नहीं होना चाहिए। बेहतरीन जिस्म की निशानी ये है कि बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि मतलब मैं हाथ हिला रहा हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा मैं हाथ हिला रहा हूँ, ऑटोमेशन है। लेकिन अगर मुझे ये हाथ हिलाने को पता लग जाए कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, मुझे वार्निंग आई यहाँ से, कोई मैसेज नहीं आई है, मैंने इतनी देर से यहाँ हाथ रखा हुआ है, मेरा हाथ सुन होना शुरू हो जाए, तो ये वार्निंग साइन होते हैं और ये नॉर्मल बंदे को नहीं होते। सोते में हाथ नॉर्मल बंदे का सुन नहीं होता। तो और अगर हो भी जाए तो जैसे ही मैं यूँ करूँगा मुझे फ़ौरन मेरा वार्निंग निज़ाम मुझे बता देगा कि हाथ यहाँ से हटा दो, अब इसको ऐसे कर लो, तो ये ठीक हो जाएगा उसी टाइम, फिर बार बार तंग नहीं करेगा। तो जो भी हमारी बॉडी हमें मैसेज देती है पेन की सूरत में, फटीग की सूरत में, नींद जो है ख़राब होने की सूरत में, नींद सही ना आने की सूरत में, सुबह उठ के आप अगर फटीग फील करते हैं, आप ताज़ा दम नहीं होते, तो इस सूरत में तो ये सारे आपके समझे वार्निंग साइन है कि आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी हुई है स्पाइन में। डाइट के हवाले से, डाइट क्या, दूसरी जो चीज़ है वो डाइट है। डाइट ये है कि आपने सबसे पहली बात जंक फूड्स कसरत से नहीं लेनी चाहिए, कभी महीने में एक पार्टी हो जाए ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, डब्बे के दूध और जूस, रादर मैंने गलत लफ्ज़ बोला, डब्बे में ना दूध होता है ना जूस होता है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दूध नुमा कोई चीज़, जूस नुमा कोई चीज़ वो होती है, तो वो मत दीजिए। ताज़ा फल जो भी मौसम में मौजूद हैं, ताज़ा सब्जियां जो भी आपके मौसम में और आपके इलाके में मौजूद हैं, दूध ताज़ा, इसके अलावा जो बादाम वगैरह हैं, जो नट्स हैं जो चबा के खाने वाले, बच्चों को ऐसी खुराक दीजिए जिसको वो चबाएं और चबा के खाएं। हर वो चीज़ उसको बाइट करके आप लेते हैं ना, उसमें कैल्शियम होती है। तो आप बच्चे को ज़रूरी नहीं कि सेब काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर उसको दें, आप सेब पूरा पकड़ाइए, उसको बाइट करें। ये दांतों के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो भी मेरे एक दफ़ा डेंटिस्ट से बात हो रही थी दोस्त से, मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला है, हमें तो कभी वो तारें नहीं लगानी पड़ी दांतों में, आजकल हर बच्चे को तार लगानी पड़ रही है, क्या वो इशू हो गया हमारे साथ। तो उन्होंने कहा ये वजह है कि सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं आप, बाइट करते ही नहीं। आज के बच्चे को पता है गंडेरी क्या होती है? माओ के लाड ने कभी गंडेरी उनको खाने नहीं दी, तो कभी भी कोई चीज़ वो बाइट नहीं करते, हड्डी उनको खाने की इजाज़त ही नहीं होती और ना उनको इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, बच्चों की डाइट में दूध को इंश्योर कीजिए, फलों को इंश्योर कीजिए, सब्जी को इंश्योर कीजिए, गोश्त को इंश्योर कीजिए, और फिर तीसरी चीज़ जो है उनकी फिजिकल एक्टिविटी।
मतलब उनको आजकल स्कूल भी ऐसे बन गए हैं जो कोठियों में हैं जहाँ हिलने की गुंजाइश नहीं। फिर दूसरा 90% नंबर लेने का जो क्रेज़ है, सुबह से शाम तक उनको पढ़ाई के अलावा काम कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मजबूत हो जाएं। तो पढ़ने का वक्त 6 घंटे स्कूल में, 2 घंटे घर में, 8 घंटे से ज़्यादा जो पढ़ाई करे, मैं समझता हूँ वो बच्चा नॉर्मल नहीं है। और माँ बाप को चाहिए वो 90% के रेस से बाहर आ जाए। तो बच्चों में उनको ग्राउंड्स में भेजें, उनको खेलने दें, कंप्यूटर गेम ना खेलें वो। पेरेंट्स बाहर आ जाएंगे तो फिर तो एडमिशन भी होना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बूढ़ों के लिए कोई बूढ़ों के लिए भी यही कि डाइट एक तो ये कि वो बूढ़ों में जो मसले आते हैं कि जब उनके घुटनों में तकलीफ शुरू हो जाती है, उनकी मोरों में तकलीफ शुरू हो जाती है, तो उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। मोबिलिटी कम होने की वजह से वो फिर अपने बेड तक मैसूर हो जाते हैं। तो बेड पे जब मैसूर हो जाएंगे तो हमारा जिस्म जो है ना, मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि इंसान की बनाई हुई चीज़ और रब की बनाई हुई चीज़ में जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो रही है कि इंसान की बनाई हुई चीज़ को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो घटती है, डैमेज होती है। और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो अपने आप को मैं नहीं समझता कि औरत को किसी भी स्टेज के ऊपर औरतों में ज़्यादा है। और उसकी वजह ये है कि आम तौर पे ख़वातीन का जुमला ये होता है कि हमने तो बड़ा काम किया, देखे ना इतने बच्चे पाल दिए, इतना घर चला दिया, बस अब बहू आ गई है, बस अब बेटी बड़ी हो गई है, अब एक पलंग सजाया उसके ऊपर बैठ गए, उसके अलावा कोई काम नहीं। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर आपको अपने बुजुर्गों से प्यार है तो उन्हें रिटायर मत होने दीजिए। रिटायरमेंट के लफ्ज़ से हर शख्स को नफरत करनी चाहिए जब तक कि वो वाकई इस दुनिया से इंतकाल ना फरमा जाए। तो जब तक हिम्मत है, और जितनी हिम्मत है उसको उतना एक्टिव रहना चाहिए। ये मेरा मैसेज है, मतलब बूढ़ों के लिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, कि वो बेड सजा के उस पर न बैठे दिन के वक्त। मैं तो अब ये कहूँगा कि जब तक नींद का वक्त नहीं है, सोने का वक्त नहीं, और सोने का वक्त 6 से 8 घंटे हो मैक्सिमम, 8 घंटे मैक्सिमम। मतलब आपकी नींद 6 से 8 घंटे होनी चाहिए। अगर आपकी नींद इससे कम है तो भी गलत, और इससे ज़्यादा है तो भी गलत। तो नींद को कंट्रोल में रखिए अपने। और एक और चीज़ जो मेरी प्रैक्टिस में है कि ज़रा भी किसी को घुटने में तकलीफ़ हो जाए, घुटने पे हाथ रख दे या कमर पे हाथ रख दे, तो हमारे डॉक्टर भाई जितने भी हैं वो फ़ौरन ही नमाज कुर्सी पे करवा देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बॉडी में स्टिफनेस की। और एक और चीज़ जो हम कमोड यूज़ करते हैं, जो हमने अपनी रवायात को पीछे छोड़कर किसी और के रवायात को अपनाते हुए कमोड का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, नमाज कुर्सी भी शुरू कर दी। तो दो चीज़ें हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, नमाज नॉर्मल पढ़ लेना और टॉयलेट लो इंडियन टॉयलेट यूज़ करना। ये दो चीज़ें ऐसी थी जो कि हमारे पूरे जिस्म की स्ट्रेचिंग कर देती थी और स्टिफनेस को ख़त्म कर देती थी। हमने इन दोनों चीज़ों को लपेट दिया, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर स्टिफनेस हो गई है। ये स्टिफनेस जो है, समझिए इंजरी से पहले वाली स्टेज है, प्री इंजरी स्टेज है। और जो स्टिफनेस हम खुद अपनी लैक ऑफ एक्टिविटी की वजह से पैदा करते हैं। तो अगर हम वो लैक ऑफ एक्टिविटी ना करें अपनी लाइफ के अंदर, उसको जगह ना दें, और इतनी आसानी से हम कुर्सी पे नमाज पे ना जाएं और टॉयलेट अपना लो टॉयलेट यूज़ करें, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर रहेगी। और मतलब पुराने वक्तों में जब हमारी हॉकी टीम बड़ी अच्छी हुआ करती थी, तो उस वक्त कमेंटेटर्स अक्सर ये बातें किया करते थे कि हमारी लोग हॉकी इतनी अच्छी क्यों खेलते हैं कि उनके रिस्ट में लचक ज़्यादा है, उनकी टांगों में लचक ज़्यादा है, वो नीचे ज़्यादा आसानी से झुक जाते हैं। वो जो वेस्टर्न लोग हैं वो, क्योंकि उनकी थाइज मोटी होती हैं और उनको नीचे बैठने की आदत नहीं, तो नीचे झुक के गेम को जो कैरी करने वाला सिस्टम था वो नहीं कर पाते थे, हम कर लेते थे। लेकिन फिर जब हमारे बच्चे भी उसी अंदाज में पढ़ने शुरू हो गए तो फिर वो भारी हो गए, पर अब हमारा नाम ही कहीं